अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आईएमएफ का जायज़ा वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। हालांकि उन्होंने आना तो मार्च 2025 में था, लेकिन उन्हें जो पाकिस्तान से इतलात मिली उसके मुताबिक उन्होंने ज़रूरी समझा कि ज़रा वक्त से पहले जाकर इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये मैंडेट चोर हुकूमत और इसके शोबदाबाज वज़ीर आज़म कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो इस्लामाबाद पहुंचे। आज उनके बाकायदा ऑफिशियल मुलाकात शुरू हुए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ गैर रस्मी मुलाकात हुई उनकी वजारत ख़जाना के हुकाम से हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम के साथ। आईएमएफ का वफ़द जो आया है वाशिंगटन डीसी से, उसकी सरबराही कर रहे हैं नथन पोर्टर, जिन्हें काफ़ी तजर्बा है। वो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 से 2 साल से इस हुकूमत पाकिस्तान के साथ मामलात आईएमएफ के वही तय कर रहे हैं। अब वो इस्लामाबाद पहुंचे और गुज़श्ता रोज़ होने वाली गैर रस्मी मुलाकात में इनिशियली उन्होंने टेबल पर चीज़ें रखी हैं एक दूसरे के सामने। तो जो जो सवालात पूछे गए 5 मौक़ों पर हमारे वफ़द को, जो वज़ारत ख़जाना का इस मैंडेट चोर हुकूमत का वफ़द था, सरकारी हुकूमती वफ़द, उसे 5 मौक़ों पर डांट खाना पड़ी और एक मौके पर तो वो सीधा सीधा सफ़ेद झूठ ही बोल गए। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये कि ये मैंडेट चोर हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से सीधे आज़रबाईजान बाकू क्यों चले गए और वहाँ वो हमारी कौम के लिए क्या शर्मिंदगी समेटने गए हैं। पहले बात करते हैं कि डांट नंबर 1 कौन सी थी। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में सोलराइजेशन की वजह से बिजली की खपत में कमी हुई है, और दूसरा कि दरामदी गैस जो आप बाहर से एलएनजी कतर वगैरह से लेके आते हैं, वो लाने के बाद आपने इंडस्ट्रीज को बिजली पैदा करने का आपसे कहा गया था कि उनसे बिजली पैदा करवा लें, और आपने वादा कर रखा था कि जनवरी 2025 तक उन्हें कौमी ग्रिड में शामिल कर लेंगे। उस मामले का क्या बना और आपके पास अल्टरनेट मुतबादल इंतज़ाम क्या है, जब आपने इतने वसी पैमाने पर ये सोलराइजेशन का चक्कर चला दिया है और बिजली की खपत में कमी हो गई है, डिमांड कम हो गई है, लोग अब बिजली इतनी महंगी कर दी है, आपने यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या अल्टरनेट प्लान है? कोई प्लान नहीं था। अब बात चूंकि शुरू हुई थी, इसलिए बाकायदा ऑफिशियली तो डांट डपट नहीं हुई, लेकिन जिस तरह देख रहा था आईएमएफ वफ्द हमारे वफ्द की तरफ, उसका मतलब डांट डपट ही था। अब वो जाते हुए जो अपने फाइनली इन्हें अपनी शरायत देकर जाएंगे, उसमें ये सारी डांट डपट मौजूद होगी। डांट नंबर 2, और ये दूसरी डांट की वजह थी मरियम नवाज। आईएमएफ के वफ्द ने पूछा कि ये पंजाब में मरियम नवाज क्या करती फिरती हैं, जो आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, मरकज़ में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, आप कोई उज़र नहीं पेश कर सकते कि वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, हुकूमत आपकी है। और वो वहाँ तरगीब दे रही हैं लोगों को कि शमसी तवानाई पे जाएं, और उन्होंने अरबों रुपए उस पर खर्च भी कर रही हैं। वो अपने सरकारी जितनी उनकी बिल्डिंग्स हैं उस पर भी वो सोलर पैनल लगवा रही हैं, और लोगों को लोन भी दे रही हैं, और लोगों को इनकरेज कर रही हैं कि मैक्सिमम आप ये जो बिजली पैदा की जा रही है महंगी आईपीपी, उससे जान छुड़ाएं, अपने सोलर पैनल लगाएं। आप खुद नहीं लगवा सकते, हमसे पैसे ले लें, हम आपको देते हैं। और वो तो वो कर रही हैं, जबकि आपने हमारे साथ ये तय किया हुआ था कि आप इतनी बिजली महंगी करेंगे, इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, और आपका जो रेवेन्यू का डेफिसिट, वो जो खसारे का बजट आप पेश करते हैं, उस गैप को आप इस तरह कवर करेंगे। तो ये पंजाब में क्या हो रहा है, इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था, हमारे वफ्द के पास। और वहाँ फिर आए बाएँ शाएँ। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको याद होगा कि जब से ये सोलराइजेशन का चक्कर शुरू हुआ है, पाकिस्तान में सोलर पैनल इंपोर्ट करने वाली चंद ही कंपनियाँ हैं, और सबसे बड़े इंपोर्टर सलमान शहबाज हैं, जो साहबजादे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। अब किसी और मुल्क में, तहज़ीब याफ्ता मुल्क में, ये कतन हो ही नहीं सकता कि बाप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो और बेटा सोलर पैनल धड़ाधड़ ला रहा हो, और भतीजी सोलर पैनल खरीद रही हो अपनी पंजाब गवर्नमेंट के लिए, या लोगों को खरीदने पर उकसा रही हो, हत्ता कि गवर्नमेंट के खजाने से लोगों को कर्ज दे रही हो कि ये मेरे कज़न के सोलर पैनल जल्दी जल्दी खरीदें ताकि हमारे ख़ानदान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए। अब इस सवाल पे भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तीसरी डांट हमारे वक्त को उस वक्त पड़ी जब आईएमएफ वालों ने यह पूछा कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक सस्ती बिजली का जो पैकेज अनाउंस किया है कि आपका पहला बिल जितना है, दूसरा इजाफी आप अगर खर्च करेंगे तो उस पर इतने % आपको रेजिडेंशियल पे, इतने % कमर्शियल पे, और इतना इंडस्ट्रियल वाल सार्फिन को रियायत दी जाएगी। ये आपने क्या प्लान किया है, क्या सोचकर आपने किया है कि आप सस्ती बिजली अफोर्ड कर सकते हैं या लोगों को दे सकते हैं? इस पे भी कोई खातर खा जवाब आईएमएफ के वक्त को नहीं दे सके हमारा डेलीगेशन। चौथी डांट, आईएमएफ वालों ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं, हमें पता चला है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ लोग तो रजिस्टर्ड हैं, नॉन गरीब हैं, और अगर वो मुस्तहिकीन हैं
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर वो ज़कात ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन आप उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, आप उन्हें रियायत दे रहे हैं। जब आपको कहा था कि आपने सख्ती से उस लिस्ट पर अमल करना है, उसके अलावा किसी को आपने रियायत नहीं देनी, तो आप ये क्या कर रहे हैं? वहाँ एक उज़र पेश किया गया। उन्हें बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब हैं कि वो अपना मीटर भी बिजली का अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके घरों में जो बिजली जा रही है वो दूसरे मीटरों पे लगी हुई है जो उनको दी जा रही है। अब इस मामले की तह तक कौन पहुंचे, कैसे पहुंचे, लेकिन वक्ती तौर पर ये एक लेम सा एक्सक्यूज़ दे दिया गया। IMF के वफ़द को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के डेलीगेशन ने ये बताया कि हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम जो LNG लिक्विड नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से, और हमारा मुआहदा है उनसे कि हम इतनी गैस आपसे ख़रीदेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 और 26 में जो हमने ख़रीदारी करनी है उसे फ़िल वक्त मौखर कर दिया जाए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। IMF वालों ने पूछा कितने कार्गोज़ आप मौखर करने का प्लान कर रहे हैं या आपको उम्मीद है कि वो मौखर कर देंगे? बताया गया 5 कार्गोज़। IMF वालों के पास भी पूरी रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा चलें अब 5 कार्गोज़ तो मौखर कर देंगे ख़रीदारी, बाकी 13 कार्गोज़ का क्या होगा? इसका जवाब नहीं था हमारे पास के पास। और अब आते हैं उस सफ़ेद झूठ की तरफ। गैस सेक्टर में जो गर्दिशी कर्जे हैं उसकी सूरत-ए-हाल पे जब बात हुई तो वहाँ दावा किया गया कि अदालती स्टे ऑर्डर्स की वजह से वाजिबात की वसूली में हमें रुकावट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में GIDC की लेवीज़ के हवाले से जो उस वक्त वहाँ दायर दरख्वास्तें थीं, तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं और वफाकी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया था कि आप ये रकम वसूल कर सकते हैं और वसूल करें। लेकिन इस निकम्मी हुकूमत ने वो वसूली नहीं की और आज IMF को ये उज़र पेश किया कि वहाँ स्टे ऑर्डर्स हैं अदालतों की तरफ से, इसलिए हम नहीं कर सकते, हालांकि ये सफ़ेद झूठ है। अब IMF के वफ़द वालों ने सुबह अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे शहबाज राना की या एक्सप्रेस न्यूज़ पे शाद अंसारी की या डॉन अखबार में खिज़र वहाज की रिपोर्ट पढ़ ली तो उन्हें सारे मामलात उन तक पहुँच जाएंगे और ये चीज़ें छुपी भी नहीं रह सकती। लेकिन चूँकि ये वज़ीर-ए-आज़म भी हमारे शोबदाबाज किस्म के हैं, कोई भी नौसरबाजी का मौका हाथ से जाने नहीं देते, उन्होंने IMF के सामने आज ये 5 मौक़ों पर डांट खाई और एक सफ़ेद झूठ बोला। अब आज से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने हैं। ये पहली गैर रस्मी मुलाकात में इतना कुछ हो चुका है, अब बाकायदा मुज़ाकरात में क्या होगा और जाते हुए वो इन्हें क्या डांट डपट करके जाएंगे, आपको हम बाखबर रखेंगे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा, पंजाब पूरा फॉग का, स्मॉग का उसका शिकार हो चुका है। पहले ये मामला लाहौर तक था, फिर ये पाकपतन, ओकाड़ा, साहिवाल से होते हुए फैसलाबाद और मुल्तान तक पहुंच गया, हत्ता कि इस्लामाबाद में भी शिकायत हैं। और अब पेशावर, आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पेशावर और रहीम यार खान में भी लोगों को सांस लेने में दुश्वारी है। हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा अपनी कोई सर्जरी बताती हैं या गले के इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई हुई हैं। इतने दिन हो गए हैं, रोज़ाना वो किसी बिल्डिंग में बाप बेटी जाते हुए नजर आते हैं और निकलते हुए नजर आते हैं। अब पता नहीं वहाँ वो बैंकों के मामलात हैं, कोई ट्रस्ट अकाउंट हैं, क्या लेन देन का चक्कर चल रहा है। कोई हॉस्पिटल अभी तक नजर नहीं आया, किसी डॉक्टर के सामने बैठी नजर नहीं आई, कोई उनका प्रोसीजर, कोई सर्जरी, किसी किस्म की ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ, 2 कदम पीछे उनके साथ उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान उनके साथ ज़रूर होते हैं। और उन्होंने खुद ही मरियम नवाज नहीं गई बल्कि अपनी सीनियर मिनिस्टर जो वज़ीर माहौलियात भी हैं पंजाब की, मरियम औरंगज़ेब को भी साथ ले गई। अब पता नहीं वो साथ क्यों गई। बज़ाहिर जो तस्वीरें आई हैं उसमें तो उन्होंने सिवाय 2 बैग उठाने के और कोई काम नहीं किया। एक अपना बैग होगा उनका और एक मरियम नवाज का, क्योंकि मरियम के हाथ में बैग नहीं है। और मरियम औरंगज़ेब आपको पता है इतनी माशाल्लाह अथरी हैं कि वो मरियम नवाज के अलावा किसी और का बैग उठाने वाली तो है नहीं। उनका बैग यकीनन एक अपना है और एक मरियम नवाज का है। चलें, आपको एक सीनियर मिनिस्टर, आपकी ज़ाती दोस्त, बेस्ट फ्रेंड और माहौलियात भी जाए बाहर में, आप उसे साथ ले गई बैग उठाने के लिए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को आप क्यों साथ लेके गई? पता नहीं वो क्या उठाने साथ गए। ये तो मरियम नवाज हो गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सुने, सऊदीया में गए हुए थे, वहाँ अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें शिरकत करने के लिए। अब हम अरब तो है नहीं, इस्लामी हमने सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम की हद तक लगाया हुआ है, काम हमारे ऐसे हैं कोई नहीं। लेकिन ये भागते भागते वहाँ गए, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो इमरान खान ने बहुत सारे दौरे इस वजह से नहीं किए थे कि वो सिर्फ वहाँ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन था। वो कहते थे मैं किसी दुनिया के दौरे पे नहीं जाऊँगा, किसी कॉन्फ्रेंस में किसी ऐसी जगह पे शिरकत नहीं करूँगा जहाँ मेरे मुल्क के लिए वहाँ मैं कुछ ले के ना आऊँ, कुछ अचीव ना करूँ। सिर्फ वहाँ अपनी प्रेजेंस के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए, फ़ोटो आप के लिए या लोगों से शोल्डर रबिंग के लिए या शेक हैंड के लिए मैं नहीं जाऊँगा। और इमरान खान शायद 3.5 पौने 4 साल रहे और UN में एक आध दफ़ा ही उनका सुना कि वो UN में आए
और स्पीच की, और वो स्पीच आज भी यूएन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखी और सुनी जाने वाली स्पीच है। इसके अलावा भी वो जहाँ जहाँ गए विदाउट रीज़न नहीं गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को शौक है, सऊदीया गए अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में, और फिर वहाँ से वो सीधे पाकिस्तान रुकने की बजाय वो आज़रबाईजान के सदर मकाम बाकू चले गए। अब वहाँ हो रही है आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। अब जिनका अपना मुल्क, आज उन्होंने अनाउंस किया है कि 17 नवंबर तक तो पंजाब के स्कूल सारे बंद हैं। आज अनाउंस ये कर दिया गया है कि पंजाब में जितने निजी इदारे हैं उन्हें कहा गया है कि 50% अपने स्टाफ को कहेंगे वो वर्क फ्रॉम होम करें। अब मुझे नहीं पता कि कितने निजी इदारे हैं जिनके पास वर्क फ्रॉम होम की सहूलत है और कितने उनके एम्प्लॉइज़ हैं जिनका काम इस नौइयत का है कि वो घर से काम कर सकते हैं। घर से काम करने वाले आईटी सेक्टर के लोग कर सकते हैं, और वो भी जिनके पास घर में कंप्यूटर या लैपटॉप इस तरह की सहूलत मौजूद है। कितने लोग हैं जिनके पास ये सहूलत घर में मौजूद है, और कितने परसेंट लोगों की जॉब्स वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन जॉब्स हैं कि वो घर से कर सकते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया क्योंकि हालात इस तरह के हैं। इसका मतलब है 50% सरकारी दफातर, मुलाजमीन, सब कुछ काम ठप हो गया। और ये सिलसिला आज 13 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक के लिए अनाउंस किया गया है। अब इन हालात में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब किस मुंह से जाएंगे और क्या बताएंगे कि हम कौन लोग हैं और किस हुकूमत का मैं सरबराह हूँ और उस मुल्क में, हमारे वतन में क्या हो रहा है। हाँ, शायद इस बहाने शहबाज शरीफ साहब को अपना कशकोल सामने रखने का मौका मिल जाए। कहेंगे बहुत मजलूम है, हम लूटे गए हैं, बस हमारी कौम तबाह हो रही है, हमारे पास सांस लेने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ हमारे कशकोल में कुछ डाल दें। शायद इस उम्मीद से शहबाज शरीफ साहब गए हैं, अदरवाइज़ उनका सऊदी अरब से सीधा भागे भागे आज़रबाईजान जाने की कोई तुक नहीं बनती थी। उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए था और पाकिस्तान में हालात का जायज़ा लेना चाहिए था कि माहौलियात के हवाले से यहाँ क्या करने की ज़रूरत है। अब इस हुकूमत ने एक और कमाल किया। इन्होंने चाइना की नकल, आपको पता है नेशनल फायर वाल के नाम से ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना की तर्ज पे इन्होंने काम हंगामी तौर पर शुरू किया हुआ था। अब ये वीपीएन की रजिस्ट्रेशन जब से इन्होंने शुरू किया, ये बेसिकली चाहते हैं कि जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन है वो तो सारे बंद, बाकी जो रजिस्टर्ड तकरीबन 2000 तक इनके पास एप्लीकेशन आई हैं जो वीपीएन रजिस्टर करके पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं। तकरीबन 2000 एप्लीकेशनें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास आई हैं। अब जो वीपीएन रजिस्टर्ड होंगे वो बेसिकली इनके कंट्रोल में होंगे। तो ये वीपीएन को और इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने का तरीका है, और इस काम की निगरानी कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डीजी साइबर विजिलेंस ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुकर्रम साहब। और जो 20,000 वीपीएन जो रजिस्ट्रेशन के लिए जिनकी एप्लीकेशन आई हैं उन्हें रजिस्टर करने के बाद इनका अंदाज़ा है कि ये 3 करोड़ तक इंटरनेट यूज़र्स की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। 25 करोड़ की आबादी है, 17 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब उनमें से कितने यूज़ कर रहे होंगे, उनमें से अगर आप 3 करोड़ को मॉनिटर करने की सलाहियत आपको मिल भी जाएगी, बाकी का क्या होगा। और अब तक इन्होंने 3269 यूआरएल वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी है और ये काम जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम वाले भी बड़े कमाल के बंदे हैं। उन्होंने वीपीएन भाईचारा के नाम से एक सिलसिला शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि आपको हम स्क्रीन पे दिखाएं। ये नाजरीन वीपीएन भाईचारा बाय पीटीआई सोशल मीडिया, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया है और लिखा है ये पैगाम आप सब हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हर तरफ फैलाएं ताकि इमरान खान के पैगाम इस खौफजदा हुकूमत के कदमों के बावजूद आप तक पहुँच सकें। इन्होंने ये भाईचारा वीपीएन का सिलसिला शुरू किया है और वो कहते हैं कि आप इसको आगे पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ सकें कि जब गवर्नमेंट वीपीएन ब्लॉक करेगी या उन पे रजिस्ट्रेशन कराने की पाबंदी लगाएगी तो फिर इस भाईचारा वीपीएन के ज़रिए आप कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो गेम ऑन है, मुकाबला दोनों तरफ सख्त है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब और उनके डीजी साइबर विजिलेंस ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुकर्रम साहब अपने तौर पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की यूथ को जो 65% से ज़्यादा है उन्हें उनके सोशल मीडियाई सलाहियतें उनको कंट्रोल किया जाए, और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलकर इस तरह के भाईचारे की मिसालें कायम कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी फील्डिंग सेट कर ली है। उनके पास 18th कॉमन के सिविल सर्वेंट मोहम्मद सलीम साहब, जो पहले उनके साथ जिन्होंने काम किया हुआ था, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे जब याया अफरीदी, वहाँ उन्होंने उनके साथ काम किया था। वो बेसिकली तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के हैं, 18th कॉमन के हैं। मेरे बड़े भाई भी 18th कॉमन में थे तो उनके बैचमेट हैं। नाइस आदमी, वो बताते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं सलीम साहब। उन्हें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हायर किया है जस्टिस याया अफरीदी साहब ने। तो गुज़श्ता कल होने वाली मीटिंग में याया अफरीदी साहब ने अपनी सारी टीम के साथ बैठ के अपना प्लान चाक आउट किया है कि उन्होंने यहाँ से आगे किस तरह पेंडेंसी ख़त्म करनी है और मामलात किस तरह आगे बढ़ाने हैं। दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन, जिन पे इस हुकूमत को बड़ा तकिया है और उन्हें आइनी बेंच का सरबराह लगाया गया है, जब से वो सरबराह लगे हैं वो बुखलाए हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि अब मैंने मामला शुरू कहाँ से करना है।
और बिल आखिर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने अपने इर्द गिर्द कोई 3-4 रिसर्चर बिठाए, कुछ असिस्टेंट और चंद दीगर अमले के अरकान साथ बिठा के मीटिंग की। जजेस नहीं थे उस मीटिंग में कोई भी, और बाद अज़ां उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की और बताया गया कि जो फैसले उन्होंने बताए उसमें, वो यकीन माने वो कोई फैसले पढ़ के बंदा हंसता है कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने इतने दिन सोचने के बाद मीटिंग की, और वो भी अपने क्लरिकल स्टाफ से, और उसके बाद उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी की, ये बताने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, फिक्र ना करें इस मैंडेट चोर हुकूमत को, कि बस आपने मुझ पे ज़िम्मेदारी की है, तकिया किया है, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मेरी आनियाँ जानियाँ देखें। वो जिस तरह आपने लतीफ़ा सुना हुआ है कि बंदर एक टहनी से दूसरी और दूसरी टहनी से तीसरी पे छलांग लगा रहा था। एग्जैक्टली जस्टिस अमीनुद्दीन साहब पिछले 3-4 दिन से यही कर रहे हैं, और आज उन्होंने जो मीटिंग की है उस मीटिंग के शुरका के नाम आप पढ़ें, और फिर उसके बाद जो उन्होंने उस पर फैसले बताए कि हमने आज इस मीटिंग में ये फैसले किए हैं, वो देखने के बाद आपकी हंसी छूट जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो होगी हमारी आईनी बेंच की, उसमें 3 जज होंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस मीटिंग के बाद ये तय करने वाली बात नहीं थी, ये पहले दिन तय हो गई थी जिस दिन ये आईनी बेंच बना था, और उसमें नाम भी बता दिए गए थे। एक आप होंगे, एक जस्टिस आयशा मलिक होंगी, और तीसरा नाम शायद जस्टिस जमाल मंदोखेल का था या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का, कि ये 3 बंदे होंगे, इनकी ये कमेटी होगी आपकी आईनी बेंच की। ये तो उस दिन तय हो गया था ऑफिशियली। आज आपने ये मीटिंग करने के बाद फिर उसकी प्रेस रिलीज में आप कह रहे हैं ये तय हो गया। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आज ये तय कर लिया गया है कि आईनी बेंचेस जो बनेंगे वो मिनिमम 5 जजेस पर मुश्तमिल होंगे। तो हजूर ये भी उस दिन तय हो चुका था। आज की मीटिंग में आपने क्या तय किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने अपनी आनियाँ जानियाँ दिखानी थी। और यकीन माने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जिस तरह का पिछला उनका कैरियर है, और यकीन माने जिस तरह की जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की पिछली हिस्ट्री है, उसके मुताबिक उनसे कोई बेहतरी की तवक्को भी नहीं है, बल्कि वो दुआएं मांग रहे होंगे कि खुदा करे ये मुसीबत मेरे सर से टल ही जाए। और अगर जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई सॉलिड एफर्ट की, तो जस्टिस अमीनुद्दीन भागते हुए पाँव में जूते भी नहीं पहनेंगे। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।